Good morning to all of you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम हिंदी पेडागोजी के एक नए सेगमेंट के साथ आपके बीच मौजूद हैं। आज हम 6 जनवरी 2022 का हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन करेंगे। कल किसी कारणवश हम 6 जनवरी का नहीं कर पाए थे। हमारी सोच थी कि हम 5 जनवरी और 6 जनवरी दोनों को एक ही साथ करवा दें। समय की कुछ कमी रह गई थी, इसलिए वह पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो आज हम 6 जनवरी का देखते हैं। एक कोशिश होनी चाहिए कि हम तैयारी को इस तरीके से समेट लें कि कम समय में बहुत बेहतर मार्क्स हमें अचीव हो सके। इसके लिए आपको जहां भी आप हैं, जिस जगह भी आप वीडियोस देख रहे हैं या अपने स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं, एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में डिस्कशन होनी चाहिए आपस में। जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनके बीच, जो सब लर्नर्स होंगे उनके बीच में। इससे एक बेहतर बैकग्राउंड क्रिएट होगा और कहीं न कहीं हम सभी स्टूडेंट भी हैं और एक दूसरे के लिए टीचर भी हैं। तो खुद में टीचर बनने की कोशिश करिए और स्टूडेंट तो हम लोग हैं। तो आते हैं आज के सेगमेंट में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि एक शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करती है। देखिए, प्रश्न में कुछ कीवर्ड होते हैं कि नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करती हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? कोई चीज जो वर्बली दिया जा रहा है, मौखिक रूप से दिया जा रहा है, उसके बनिस्पत उसे किस रूप में चाहिए? रिटन वे में चाहिए, लिखित वे में चाहिए। कोई चीज जो लिखी हुई होती है, पृष्ठांकित होती है, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं? रीड करते हैं, पढ़ते हैं, अर्थात पढ़ करके उसके अर्थ को हम ग्रहण करते हैं। और इसके लिए हमारे कौन से सेंस ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं? निश्चित तौर पे किसी चीज को पढ़ने के लिए जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी आई साइट्स हैं, वो हेल्पफुल होती हैं उस चीज को विजिट करने में, रीड करने में। तो सुनने वाले ये तौर तरीके नहीं होंगे, तो आपका ये उत्तर गलत है। दृश्य, बिल्कुल आई साइट ही इसमें हेल्पफुल होगा। गति बोधक, इसमें कोई मोटर वाली बात नहीं है। सौंदर्य बोधक या कोई तरीका होता ही नहीं है। तो चूंकि बच्चा मौखिक रूप से इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बजाय लिखित रूप से जाना पसंद करता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह 1 नंबर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले का काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रहे हैं? देखिए, कक्षा 4 है और रोल प्ले है, यानी किसी चरित्र का अभिनय करना है। रोल का मतलब ही हो जाता है, रोल प्ले का मतलब चरित्र का अभिनय करना, किसी चरित्र का अभिनय। और अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। कौशल के संवर्धन, किस संवर्धन पर काम कर रही है? अभिनय तो हो ही रहा है इसमें तो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि अभिनय हो रहा है। लेखन वाली कोई बात नहीं है। वाचन बिल्कुल हो रहा है। पठन ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए कि रोल प्ले हो रहा है। रोल प्ले का मतलब ही है हम कोई कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, किसी पात्र की घटना को, किसी पात्र का जो कुछ कहना चाहिए, किसी पात्र का जो डायलॉग है, पात्र की जो घटना है, पात्र के जो इवेंट्स हैं, उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं अपने डायलॉग से, अपनी बातों से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से। तो इसमें कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं?
अपने विचार को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं और सामने वाले के विचार को समेट रहे हैं अपने जहन में। तो यहाँ पे वाचन कौशल का बहुत अच्छा खासा विकास होगा और शायद इस गतिविधि से शिक्षक या शिक्षिका महोदया इसी को अंजाम देना चाह रही हैं। तो निश्चित तौर पे 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह वाचन हो जाएगा, अर्थात वाचन कौशल को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब जब बात करेंगे किसी से तो बात करते करते आपके बोलने के तरीके खूबसूरत होते चले जाते हैं, यह दिनों दिन और बेहतर होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा, शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ बनाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। देखिए, किसी भी क्लास में जब आप क्लास 1 to 5 की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे मातृभाषा में ही पढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षा का जो साधन होना चाहिए भाषा के रूप में वह उसका मदर टंग, मदर लैंग्वेज होनी चाहिए। इसकी वकालत एनसीएफ ने भी करी थी 2005 ने, और अभी रिसेंटली नेप 2020 ने भी करी है लिखित रिटन रूप में। उसके जो प्रोविजंस हैं वो हमारे सामने हैं। इससे क्या होगा कि यदि उन्हें मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा सभी बच्चे एक समान गति सीखेंगे। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कभी भी बच्चे की गति एक समान एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि सबका स्तर अलग अलग होता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सबकी गति एक समान नहीं हो सकती है। तो यह विकल्प आपका सही नहीं है। दूसरा विकल्प है, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह भी आवश्यक नहीं है कि यदि मातृभाषा में सिखाया जाए तो वे सभी प्रश्नों के उत्तर दे ही देंगे। संभव है देखिए कि कुछ प्रश्नों के उत्तर वो ना दे सके। मातृभाषा तो महज एक माध्यम है और समझने का जो कौशल होता है वह एक अलग बात है। दोनों दो चीजें हैं। यह केवल एक माध्यम है, एक साधन है, लेकिन बच्चा कितना आत्मसात कर सकेगा, कितना समझ सकेगा, वह इससे लिटिल बिट डिफरेंट है, अलग है। जो तीसरा विकल्प है कि शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। बिल्कुल यहीं पे रुक जाइए, ये बहुत अच्छा विकल्प है कि नई संकल्पनाओं को, जो नए कंसेप्ट्स होंगे, जो नई अवधारणाएं होंगी, जो नई अवधारणाएं होंगी उसे बच्चे इजीली ग्रैप्स करेंगे और कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। स्वीकृत अनुभव करने का मतलब क्या है? हम जहां जाते हैं, जब हमारे तहजीब को, हमारे रहन सहन को, हमारे वेशभूषा को, पोशाक को, तौर तरीके को जब एक खास स्पेस मिलता है तो उसके अनुरूप बात होती है, तो हमें लगता है कि हमें वहां पर एक्सेप्ट किया गया, हमें पर्याप्त अवसर और पर्याप्त महत्व दिया गया। तो यदि मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा बच्चों को तो बच्चों को लगेगा कि हमारे जो तौर तरीके हैं, जो हमारी भाषाई परिवेश है, उस परिवेश को यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है, बच्चे सहज हो जाएंगे वहां पे। तो यह विकल्प आपका सही है। कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। देखिए, भटकाव भाषा की वजह से हो सकता है कि बच्चे जिस भाषा में समझ सकते हो उस भाषा में उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो बच्चे दिग्भ्रमित हो सकते हैं। बच्चों में थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति अनाकर्षण हो सकता है, अर्थात आकर्षण से वो दूर हो सकते हैं। यह बात सही है। तो अंशतः इसको आप मान सकते हैं कि कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। इतनी बात तो नहीं, इसके वजह से कम से कम भटकाव होगा। इसके बावजूद भी बच्चे भटक सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक यह सही है, तो बहुत ज्यादा आप इसको गलत नहीं कह सकते हैं। फिर भी चारों विकल्प पर गौर किया जाए तो सबसे सशक्त विकल्प के रूप में 3 नंबर आपके सामने आ रहा है, इसलिए 3 का आंसर 3 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। क्वेश्चन है कि शिक्षक उभरते लेखकों में, जो लेखक अभी अभी राइटिंग करना शुरू किए हैं, अच्छा लेखन कौशल यानी उनके लिखने का जो तरीका होगा, तहजीब होगा, वह बहुत बेहतर होगा। तो कैसे विकसित करेंगे एक टीचर? देखिए, एक टीचर अच्छे शिक्षक को तभी किसी भी व्यक्ति को अच्छा शिक्षक अच्छे क्या लिखा हुआ है, लेखक बना सकेगा जब लेखन की जो कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को आत्मसात करने में उस बच्चे को या उस नव आगंतुक शिक्षक को मदद करेंगे, न्यू राइटर को कंपोज करने में मदद करेंगे। कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए विकल्प सुझाए गए हैं। आइए विकल्प की चर्चा कर लेते हैं। विषय पर स्पष्ट निर्देश देकर तथा शब्द सीमा तय करके। देखिए, शब्द सीमा को आप तय कर देंगे तो बहुत अच्छा लेखक बन पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आजादी उनकी बंधती है। मनोभाव को व्यक्त करने के लिए जब शब्दों को आप बांध देते हैं तो वह खुलकर लिख नहीं पाता है। हाँ, यह बाद में बहुत अभ्यास के बाद संभव है, लेकिन फिर भी एक अच्छा लेखक वह होगा जो शब्दों की सीमा स्वयं तय करे, ना कि कोई और तय करे। दूसरा है, शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी। सबसे इंपॉर्टेंट रखता है आपका फीडबैक, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। ये विशिष्ट टिप्पणी, स्पेशल कमेंट्स किस मायने में? स्पेशल कमेंट्स इस मायने में, आपने जो लिखा है उस लेख में या उस लिखने की शैली में कमी कहां रह गई है, जहां कमी रह गई है उसको कैसे आप दूर करेंगे, इस पर आपको बताना है। और साथ में प्रशंसा भी होनी चाहिए, अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। बड़ाई एक तरह से बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करता है, तो यह आपका सही जान पड़ रहा है। पहला उतना सही नहीं है, क्योंकि शब्द सीमा कोई और तय कर रहा है। 3 नंबर है, शिक्षार्थियों को अच्छी लिखाई में लिखने के लिए कहकर। अच्छी लिखाई यानी उसकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, कैलीग्राफी बेहतर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, राइटिंग बहुत बेहतर हो यह जरूरी नहीं है। लिखने की शैली बेहतर होनी चाहिए, लिखने में शुद्धता होनी चाहिए, विचार में स्पष्टता होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और विषय वस्तु से भटकाव ना हो, जिस विषय वस्तु पर वह लिखना चाह रहा है उस विषय वस्तु पर उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए एक अच्छे लेखक को उस विषय वस्तु के आसपास। केवल उनकी व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर। व्याकरणिक त्रुटियों का निराकरण भी जरूरी है, लेकिन केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देकर तो साहित्य के जो और दूसरे तीसरे खंड हैं, उपादान हैं, वे अधूरे रह जाएंगे। तो अच्छा लेखक बनने के लिए सबसे पहले तो प्रस्तुति बेहतर होनी चाहिए। जो आपके प्लॉट हैं, किसी स्टोरी का प्लॉट हो सकता है या फिर किसी एकांकी के लिए, रिपोर्टाज के लिए, तो उसके जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट बेहतर होनी चाहिए। और सबसे अंत में जो ध्यान देने योग्य बात होती है उसको कहते हैं उपसंहार, अर्थात निष्कर्ष। उपसंहार इस तरह से होना चाहिए कि पूरे पाठ का या पूरे लेखन का उसमें निचोड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये सारी बातें, तमाम बातें हैं जिन बातों पर गौर करके या करवा करके आप किसी व्यक्ति को एक बेहतर लेखक बनने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका 4 का 2 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कक्षा 1 के बच्चे की जो उम्र होती है अमूमन 6 वर्ष के आसपास होती है, और उसे पढ़ाने के लिए हम उसको जब टीच करना चाह रहे हैं तो मौखिक भाषा के विकास पर अधिकतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा बच्चा बोलने में विश्वास रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? आपको क्या करना है? भाषा कौशल में विकास। किस भाषा कौशल में? तो मौखिक, अर्थात बच्चा ठीक से बोल ले। आपको बोलने की शैली का विकास करना है, बोलने में विकास करना है, तो क्या करेंगे? रोल प्ले बिल्कुल उचित है। व्याकरण के खेल,
क्लास 1 के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है। बाल गीत ठीक ठाक लग रहा है। वर्णमाला सीखना ये अंशतः बहुत कम वर्णमाला से, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। वर्णमाला से तो कुछ वर्णों की जानकारी होगी, उससे बच्चा बोलने की शैली का विकास नहीं कर सके, क्योंकि उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है। कुछ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ रहे हैं या उसको आप बोल रहे हैं, तो यह आपका विकल्प गलत है, व्याकरणिक या व्याकरण के लिए गलत है। अब है बाल गीत, गाना और रोल प्ले। बाल गीत में क्या है, कोई गीत है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए है, आप उसे गवा रहे हैं या बच्चा उसको गा रहा है, तो उसमें उसके अनुरूप अभिव्यक्ति हो रही है। जब रोल प्ले हो रहा है तो रोल प्ले का मतलब होता है अभिनय के किसी एक पक्ष को प्रस्तुत करना। मान लिया जाए बच्चा किसी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस को प्ले कर रहा है स्टेज पर या क्लास में, थोड़ी देर के लिए कोई पात्र बन करके अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, उसमें क्या होगा, उसकी भावनाएं तो होंगी, अभिव्यक्ति होंगी, आई कांटेक्ट होगा, दृष्टि पर हम सामने वाले को देख कैसे रहे हैं। और यदि हमारे संवाद में, डायलॉग में कोई करुण शब्द है, अर्थात कोई दुखांत बातें हैं, तो उसको कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। कोई हंसी वाली बात है तो उसको हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं। गुस्से में अपने चेहरे का हाव भाव कैसा हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें कई सारी बातें हैं जो बाल गीत में कहीं से संभव नहीं है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा रोल प्ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। पहले जानिए कि योगात्मक आकलन कहते किसको। देखिए, योगात्मक आकलन को अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट और हिंदी में संकल्पनात्मक आकलन भी कहते हैं या अंतिम आकलन भी कहते हैं। यह एक उत्पाद के रूप में होता है, अर्थात आप किसी एक सत्र के अंत में या किसी शैक्षिक वर्ष के अंत में जब बच्चे को जांचते हैं इस आधार पर कि हमने अधिगम जितना करवाया उस अधिगम के हिसाब से बच्चे कहां तक सफल रहे। इसमें खामी है योगात्मक आकलन में कि हम यह तो जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने अधिगम को किस स्तर तक पूरा किया है, लेकिन यदि कोई कमी त्रुटि दिख भी जाती है तो उसको फिर से उसका निराकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि आप सत्र के अंत में करते हैं, चाहे वह एक छोटे से अवधि का सत्र हो या पूरे शैक्षिक वर्ष के सत्र के अंत की बात हो। अर्थात यहां पर आपको रिमेडियल टीचिंग गुंजाइश नहीं बचती है। आइए देखते हैं विकल्प। विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना। देखिए, तुलना तो होती है, लेकिन तुलना टीचर मन ही मन करते हैं, इसलिए इसको हम सही विकल्प नहीं मानते हैं और तुलना करना भी नहीं चाहिए। ऐसी तुलना जो बच्चों तक पहुंच जाए। शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति, ये एक तरह से रैंकिंग करना हुआ, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कि कौन बच्चा बुद्धिमान है, कौन ठीक ठाक है और कौन बहुत कम गति से सीखने वाला है। इसका ठप्पा या लेबलिंग लगाना, इससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है, इसलिए योगात्मक आकलन का यह उद्देश्य है भी नहीं। शिक्षार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए, विद्यार्थी या शिक्षार्थी के अधिगम के विषय में, अर्थात बच्चे ने कितना अधिगम किया इस विषय में सूचना एकत्र करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए विभिन्न तरीकों मतलब दो तरीके, एक शैक्षिक और एक गैर शैक्षिक। एक गैर शैक्षिक, दो तरह के तरीके होंगे और उसका प्रयोग करके शिक्षक जो है यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वह अधिगम को कहां तक और किस तरीके से कर पाया है। तो यह विकल्प सही है आपका। साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। योगात्मक आकलन साप्ताहिक बेसिस पे नहीं होता है और नियमित परीक्षा नहीं होता है। नियमित रूप से जब परीक्षा होगी तब उसको आप कह सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। संरचनात्मक कह सकते हैं। ना कि वो योगात्मक होगा, तो यह विकल्प भी आपका गलत है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रश्न है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है।
जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल परी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो बात है कि कोई शिक्षिका है जो एक कहानी सुना रही है, स्टोरी नैरेट कर रही है, और उसी बीच में अचानक से कोई बच्चा खड़ा होता है और वह कहता है कि एक दिन पार्क में एक गिलहरी घायल पड़ी हुई थी और किस प्रकार उसने उसकी मदद करी। तो अपने आप को बच्चा जोड़ रहा है उस कहानी से और अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। आपके विकल्प हैं, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, बिल्कुल सही है। शिक्षिका को बीच में रोकना, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलने का अवसर मिलना था, यह दिखाना कि वो कक्षा में सक्रिय है, बिल्कुल नहीं। उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, साधारण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 7 का 1 नंबर कि पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? यानी एक ग्रुप है और उस ग्रुप में भाषा कार्य। भाषा कार्य का मतलब होता है, हो सकता है कुछ लिखने के लिए दिया गया हो, कुछ संरचनाओं के लिए दिया गया हो, या आपस में कोई गतिविधि करवा रही हो, लेकिन कुछ है भाषा से संबंधित। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए उस दौरान? यह सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर समाप्त हो। इसके लिए उन्हें बार बार समय पर ध्यान दिलाना चाहिए। नहीं, आप बार बार इंटरप्ट मत करिए, हस्तक्षेप मत करिए, क्योंकि इससे बच्चों की जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान केंद्रिता है, वह भंग होगी और बच्चे कार्य पर कम फोकस करेंगे और बार बार समय पर ज्यादा ध्यान देंगे कि हमारा समय पूरा तो नहीं हो रहा है, पूरा तो नहीं हो रहा है। तो उसकी सक्रियता उस हिस्से से अलग होकर के किसी और बिंदु पर सक्रियता लग जाएगी। यह उचित नहीं है, आपका यह विकल्प गलत है। दूसरा है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने। प्रत्येक की यानी समूह में जितने भी बच्चे हैं सब उसमें शामिल हो सके। प्रतिभागिता अर्थात हर किसी की हिस्सेदारी संभव हो, कोई बच्चा छूटे ना, इस तरह से उस चीज को या उस गतिविधि को करवावें। ये तो सही बात है कि सबको आप शामिल कर रहे हैं, समावेशन कर रहे हैं, तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करें। देखिए, मदद देने की कोशिश होगी कब? जब आवश्यकता होगी तब। टीचर की भूमिका होती है सेकेंडरी, प्राइमरी रोल होता है बच्चों का। तो 2-3 चीज इसमें किया जा रहा है कि सब बच्चे पार्टिसिपेट करें, भाग लें, अर्थात उसके मन में जो भी आइडियाज हैं, जो उनके अनुभव हैं, उस अनुभव को शामिल करने का मौका मिले, अवसर मिले। दूसरी बात है कि टीचर मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कब? जब बच्चे को उसकी आवश्यकता हो तब। तो निश्चित तौर पर यह विकल्प बहुत ही अच्छा विकल्प है इस प्रश्न के दृष्टिकोण से। शिक्षिका को सभी समूहों को पूर्ण स्वायत्तता देनी चाहिए तथा इसलिए उसे कुर्सी पर अलग से बैठ जाना चाहिए। स्वायत्तता तो देनी चाहिए, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से कुर्सी पर बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से यह विकल्प भी उचित नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं करें। शोर बच्चे तब करते हैं जब बच्चे सक्रिय रूप से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यदि आप सक्रिय रूप से इन्वॉल्व कर देंगे तो बच्चे ऐसे भी शोर नहीं करेंगे और ये हमारा उद्देश्य है भी नहीं। तो 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन का अर्थ होता है किसी टेक्स्ट, पैसेज या लिखित सामग्री को पढ़ना और पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। अब अवबोधन, अवबोधन का मतलब होता है समझने योग्य। पठन अवबोधन का मतलब ही होता है पढ़ करके किसी भी अंश के अर्थ को ग्रहण करना और अपने मन मस्तिष्क के साथ अंतः क्रिया करके निष्कर्ष निकाल लेना। आपके विकल्प हैं, लिखित प्रतीकों को उनकी ध्वनियों में अनुवाद करने की योग्यता। अनुवाद करने की योग्यता वो भी कब? लिखित प्रतीक यानी जो भी लिखा हुआ है उसकी ध्वनियों में, यह कहीं से उपयुक्त नहीं है। प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्णों को समझने तथा उनके अर्थ खोलने की योग्यता। अर्थ खोलने की योग्यता तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रवाह में पढ़ने के लिए वर्ण को नहीं समझना है,
अर्थ को समझने के लिए शब्द को समझना है, वर्ण को नहीं समझना है। वर्ण बहुत छोटी इकाई हो जाएगी, वर्ण से हमारा काम नहीं चलेगा। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता, बिल्कुल अभी मैंने वही बात कही थी कि मन मस्तिष्क में एक निष्कर्ष निकालने की बात होती है। पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करना है, अर्थात जो कुछ कह रहा है उसको आपको क्या करना है, अपने दिमाग में चिंतन करनी है, समालोचनात्मक चिंतन करनी, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, और उसके बेसिस पे, उस चिंतन के आधार पे आपको अर्थ गढ़ने की योग्यता आनी चाहिए। तो पठन अवबोधन का अर्थ यही हो जाएगा। अगला विकल्प देख लेते हैं, पठन सामग्री में आए शब्दों को उनका अर्थ जानने की योग्यता। ये भी ठीक है कि शब्द को जानना चाहिए, उनके अर्थ को जानना चाहिए, लेकिन यह उसमें ही शामिल हो जाएगा जब पठन अवबोधन की बात होगी, और उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो रहा है आपका पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया। आप पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया कब करेंगे, कैसे करेंगे? अर्थ का ग्रहण होगा तब तो, और अर्थ का ग्रहण कैसे होगा? शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे तब तो। उसमें सारे ये 4 नंबर वाले विकल्प जो उसके सारे जो थीम है, जो मुख्य बातें हैं वो शामिल है, इसलिए 9 नंबर का आंसर 3 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? शिक्षार्थियों की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर्स और अ स्टूडेंट, क्या करना है? आकलन करना है, जांच करनी है कि बच्चों में रचनात्मकता है या नहीं, बच्चा अपने मन से कुछ बेहतर नया सृजन कर सकता है या नहीं। अर्थात बच्चे में हम क्या कर रहे हैं, जब रचनात्मकता की जांच करनी होगी तो हम अपसारी चिंतन की जांच कर रहे हैं। अपसारी चिंतन का मतलब होता है हर प्रकार के प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्न ये होने चाहिए। बच्चा चिंतन अच्छे से करेगा, अपसारी चिंतन करेगा। एक शब्द वाले प्रश्न, इसमें कहीं से कोई अपसारी चिंतन नहीं। खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, सही है। बहुवैकल्पिक यानी 4 विकल्प है, उसमें से कोई एक सही है या नहीं होगा। सत्य असत्य, यह भी नहीं होगा। देखिए, इसको छोड़ के यदि खुले अंत वाले को हम मान लें तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये जो है आपका, ये इसको कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। इंग्लिश में इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। और ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे बच्चों की रचनात्मकता का पता नहीं चलेगा। रचनात्मकता का पता कब चलेगा? जब बच्चा खुले अंत वाले प्रश्न करेंगे। और थोड़ा समझते हैं कि खुला अंत वाला प्रश्न किसको कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि जहां आप रहते हैं वहां के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए या वायु की शुद्धता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, यह ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपके जवाब होंगे पेड़ पौधों की अधिकता, अर्थात अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए। यदि आसपास कोई फैक्ट्री है तो उसे बंद किया जाना चाहिए। प्रदूषण कम से कम फैले इसलिए चिमनियों के मुंह अधिक ऊपर हो। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो कचरा है प्लास्टिक के खुले में, उसे जलाया नहीं जाना चाहिए, उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाना चाहिए। तो कई जवाब इसके होंगे, और ऐसा प्रश्न जिसके कई जवाब हों और सारे जवाब सही हों, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन या खुले अंत वाले प्रश्न की संज्ञा दी जाती है, और इससे बच्चे की सृजनात्मकता का पता आसानी से चल जाता है। तो आपके विकल्प जो होंगे 10 का वह 2 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्थित है, अरेंज्ड होता है, यह भी सही है। यह नियमों तथा अपवादों का नियम है, नियमों तथा अपवादों का नियम, यह भी सही है। यह अनेक विचारों का विचार है, यह भी सही। इसमें एक भी गलत नहीं। अब जब ऐसे प्रश्न मिल जाए जहां सारे के सारे विकल्प सही हों, तो आपको थोड़ी मुश्किल तो होगी कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन होगा, सबसे बेहतर आंसर क्या होगा। आइए हम एक एक करके देखते हैं। अब तो हमें मैथ का फॉर्मूला लगाना होगा कि कौन किससे बेहतर है, जो सबसे बेस्ट होगा वही आपके आंसर हो जाएंगे।
गलत एक भी नहीं है, लेकिन सबसे सही कोई एक ही होगा। पहला है कि यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। पहले इसको छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, आप मानिए कि यह एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। बिल्कुल, भाषा की अपनी एक व्यवस्था है। भाषा के दो क्षेत्र होंगे, एक तो भाषा का अपना कोई न कोई साहित्य होगा, और उस साहित्य का अपना कोई न कोई क्या होगा, व्याकरण होगा। व्याकरण में कई छोटी छोटी चीजें होती है। यदि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की बात करें, तो इसमें संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं, और सब फिर यह नियम से बंधा होता है। अर्थात नियम का मतलब एक व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पे क्या है, साहित्य के कई अंग होते हैं। साहित्य में कविता होती है, साहित्य में कहानी होती है, साहित्य में उपन्यास होता है, साहित्य में रिपोर्टाज होता है, साहित्य में संस्मरण होते हैं, कई चीजें होती हैं। तो यह एक व्यवस्था है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस वर्ड को भी शामिल करते हैं कि यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। व्यवस्था आपने देख लिया कि भाषा की व्यवस्था है। भाषा कैसे एक व्यवस्था है, इसको और आसानी से समझते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। ध्वनि की सबसे सार्थक और छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, सॉरी शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है, और जब कई तरह की ध्वनियां मिलती हैं तो शब्द बनते हैं। तो शब्द क्या है, वर्णों की सबसे छोटी सार्थक जमावड़ा या इकाई कह सकते हैं। अब शब्दों का जो संयोजन होता है, शब्द को जब हम मिलाते हैं तो एक खास व्यवस्था के साथ मिलाते हैं। आप ये नहीं लिख देते हैं दूध खाता है वह या दूध पीता है रमेश। आप सबसे पहले पोजीशन पे आप कर्ता को देते हैं। अब यहां से व्याकरण की शुरुआत हो जाती है, या सब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप क्या देते हैं, कर्म को देते हैं, ऑब्जेक्ट को। हिंदी व्याकरण की बात करी जाए तो, हिंदी संरचना की बात की जाए तो, और उसके बाद आप क्या देते हैं, अंत में क्रिया को देते हैं। तो कहीं न कहीं आप क्या कर रहे हैं, भाषा को एक नियमबद्ध तरीके से प्रसारित कर रहे हैं, या उसको आप अपने उपयोग में, व्यवहार में ले आ रहे हैं। अब देखिए, भाषा क्या है, एक व्यवस्था है, लेकिन भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अर्थात भाषा में कई व्यवस्थाएं हैं। भाषा में क्या होता है, विचार का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, विचारों का आदान प्रदान आप कह सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा में, हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है, हर भाषा का अपना एक लिपि होता है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है। हिंदी का भी एक बहुत लंबा चौड़ा साहित्य का इतिहास रहा है, और यह इतिहास इतनी मजबूत और इतनी गहरी है कि सदियों दशकों तक आगे भी इसके प्रभाव आपको परिलक्षित होते रहेंगे। मैं तो कहता हूं सदैव परिलक्षित होंगे। तो कहीं न कहीं भाषा क्या है, व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, कई व्यवस्थाएं इसमें शामिल है, और सब व्यवस्थाओं को मिला करके तब हम भाषा का निर्माण करते हैं। तो यह विकल्प आपका अभी तक सबसे ज्यादा सही लग रहा है। इसमें यह व्यवस्थित है, यह अरेंज्ड है। अरेंज्ड नहीं होता तो अभी जो हमने चर्चा करी होता ही नहीं। तो ये 2 नंबर वाला एक में ही शामिल है, इसलिए इसकी तुलना में यह उससे ज्यादा सही नहीं है। मैंने पहले कहा सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन यह 2 नंबर वाला भी इसमें शामिल हो रहा है। यह नियमों तो अपवादों का नियम है। भाषा में क्या है, भाषा में जब व्याकरण है, भाषा में साहित्य है। सबसे पहले भाषा का निर्माण हुआ होगा, कोई साहित्य नहीं हुआ होगा। भाषा बाद में साहित्य का रूप लिया होगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर होता है कभी कभी, और उसके बाद जब साहित्य बना होगा तो भाषा को और बेहतर करने के लिए क्या किया गया होगा, व्याकरण की रचना की गई होगी, लिपि तो पहले बन गई होगी। तो भाषा में नियम भी होते हैं और अपवाद भी होते हैं। जब व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण के कई नियम है, उसी नियम के अपवाद भी होते हैं। आकारांत शब्द क्या होते हैं, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, रात, बात, लेकिन उसी में अपवाद है, भात, भात पुल्लिंग होता है। तो भाषा में नियम भी है, क्योंकि भाषा का हिस्सा क्या है, साहित्य। पहले भाषा बना, भाई भाषा नहीं होता तो साहित्य नहीं, भाषा नहीं होती, सॉरी, भाषा नहीं होती तो साहित्य नहीं होता, भाषा नहीं होती तो व्याकरण नहीं होता।
इसलिए भाषा के ही दोनों कहीं न कहीं खंड हैं, छोटे-छोटे प्रभाग हैं इसके अंदर। तो भाषा के नियम भी हैं और भाषा के कुछ अपवाद भी हैं और दोनों को मिलाकर के बनता है भाषा। यह अनेक विचारों का विचार है। भाषा में किसी एक तरह के विचार नहीं, भाषा में कई तरह की विचारें शामिल होती हैं, इसलिए यह भी सही है। लेकिन सब सही किसमें है? इसी में आ जाता है कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था, इसलिए 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप इस प्रश्न को खुद अपने आप में सोचिए। आपको हिंदी बोलनी आती है? कैसे सीखा आपने? आपने स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो? एक रिक्शे वाले से मिलिए जाकर के, एक सब्जी बेचने वाले से मिलिए, खोमचे वाले से मिलिए, उससे पूछिए कि वह हिंदी भाषा इतनी बेहतर तरीके से कैसे बोल लेता है, कैसे कम्युनिकेट कर पाता है, क्या किया उसने, कहीं जाकर कोई कोचिंग ज्वाइन करी? उसका जवाब होगा नहीं। कैसे सीखा? उसे बेहतर परिवेश मिला, किस परिस्थिति में किस तरह की बातें होनी चाहिए, सारी परिस्थितियां उसे मिलती गई और धीरे धीरे भाषा को वह अर्जित करता चला गया। तो परिवेश या संदर्भ से बढ़कर कुछ भी होता नहीं है भाषा को सीखने के लिए। इसलिए भाषा को सर्वोत्तम तरीके से सीखने के लिए आपको संदर्भ के साथ भाषा चाहिए। संदर्भ में भाषा सबसे आपका बेहतर विकल्प होगा। पृथकता अलग करके वर्णमाला से आप भाषा नहीं सीख सकते। जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाए, इससे भाषा आप नहीं सीख सकते। थोड़ी बहुत जानकारी होगी 2-4-5%। अब जैसे थोड़ा बहुत बांग्ला तो मैं भी जान जाता हूँ, जानता, ये अ है और ये आ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बांग्ला में एक्सपर्ट हो गया, 2-4-10 शब्द भी मैं बांग्ला में जानता हूँ। लेकिन जब मैं संदर्भ की बात करता हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा, क्योंकि मैं बांग्ला परिवेश में रहा हूँ, मैं इंग्लिश परिवेश में रहा हूँ, तो इसलिए मैंने वहां से अर्जन करी है। और ये बिल्कुल सही है कि भाषा सबसे बेहतर तरीके से सीखने सिखाने के लिए संदर्भ या परिवेश एक सबसे अच्छा माहौल है या फिर विकल्प है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदान, देखिए एक शब्द है निदान, एक शब्द है उपचार। निदान को डायग्नोस कहते हैं और उपचार को रिमेडी कहते हैं। निदान होता है कारण का पता लगाना, कारण का पता लगाना, और उपचार का मतलब होता है कारण का निवारण करना, अर्थात पता किए गए कारण को दूर करना, कारण का निवारण करना। तो आइए देखते हैं विकल्प। निदानात्मक परीक्षण क्यों करते हैं? जब भाषा का अधिगम हो रहा है, सीखने की बात हो रही है, हम क्यों जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में गड़बड़ी कहाँ है, बच्चों में त्रुटि कहाँ है, क्यों हो रहा है। ये क्यों जो होता है ना, ये क्यों, इस क्यों की आवश्यकता आपको किस वजह से हो रही है, यही पता करना है। माता पिता को प्रतिपुष्टि देना, जी नहीं, फीडबैक हम माँ बाप को नहीं देंगे, बच्चे को सिखा रहे हैं ना कि उसके माँ बाप को। विद्यार्थियों की प्रगति तालिका को भरना, ये तो बहुत औपचारिक बातें हो गई। संकल्पनात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्न तैयार करना। देखिए संकल्पनात्मक आकलन का मतलब होता है अंतिम आकलन, अंतिम आकलन, अंतिम बोले तो सबमिटिव, सबमिट करते हैं आप कोई फॉर्म भरे होंगे कंप्यूटर में, जब आप सबमिट बटन दबा देते हैं, सबमिट कर देते हैं फॉर्म को, तो सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप परिवर्तन कब कर सकते हैं? जब तक आप सबमिट बटन प्रेस नहीं किए होते हैं, तब तक ही कर सकते हैं। तो संकल्पनात्मक आकलन के लिए प्लानिंग करना या प्रश्न पत्र तैयार करना, यह आपका सही उत्तर नहीं है। शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहां पिछड़ रही है जानना। अभी हमने क्या कहा था? निदान मतलब होता है कारण का पता लगाना। तो बच्चा कहां पिछड़ रहा है, समझने के लेवल पे, स्तर पे बच्चा कहां पिछड़ रहा है, कहां उसे परेशानी हो रही है, इसको जानने की कोशिश ही को निदान करना कहते हैं और यही इसका उद्देश्य भी है। तो 13 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा
बाल केंद्रित कक्षा यानी CCL पैटर्न, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। बाल केंद्रित कक्षा क्या होगी? बाल केंद्रित कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जिसमें बच्चे सर्वे सर्वा होते हैं। कक्षा लोकतांत्रिक होता है, शिक्षक सहयोगकर्ता की भूमिका में होते हैं और बच्चे लर्निंग बाय डूइंग अर्थात स्वयं करके सीखते हैं। सभी तरह के बच्चों को शामिल किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और सबको अवसर मिलेंगे अपने अनुभवों को जोड़ने का या फिर पूर्व अनुभव को नए ज्ञान से जोड़ने का। इसको कहेंगे बाल केंद्रित कक्षा। विकल्प है, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पूरे पाठ के एक एक वाक्य को समझाना चाहिए। एक एक वाक्य को समझाना मुझे नहीं लग रहा उतना आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए तथा ताकि विद्यार्थी को आसानी हो। ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। हमने भी एक बात कही आपको कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग। इसको याद रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखना, या इससे बेहतर होगा स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखना। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो वह सीसीएल पैटर्न की एक कैरेक्टरिस्टिक की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसी प्रवृत्तियों अर्थात ऐसी आदतों का विकास या प्रयोग करना जिसमें स्टूडेंट अधिगम करता स्वयं पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो कि मुझे क्या करना है, तो निश्चित तौर पे आपका 3 नंबर इस दोनों की बनस्पत बेहतर है। 4 नंबर देखते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं, आप जो भी कैसे उम्मीद कर सकते हैं, बच्चे की अधिगम क्षमता अलग अलग होगी, उसका न्यूनतम अधिगम स्तर अलग अलग होगा, तो कुछ भी आप उम्मीद करेंगे और बच्चा उसे रिप्रेजेंट कर दे, प्रस्तुत कर दे, यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है। कहीं कहीं संभव हो भी जाए, लेकिन हर जगह आपकी उम्मीद पर बच्चा खरा नहीं उतर सकता है, उसके स्तर अलग अलग होंगे। इसलिए 4 नंबर विकल्प आपका सही नहीं है, तो 14 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं इस सेगमेंट के अंतिम क्वेश्चन की ओर, अंतिम पड़ाव की ओर आते हैं। रचनावादी कक्षा। देखिए, हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं रचनावादी कक्षा। शब्द पर गौर करिए, रचनावादी। रचनावादी का मतलब ही होता है क्रिएटिव क्लासरूम, जहां बच्चा कुछ नया करे, इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आए, जहां नवाचारी हो, नवाचार शिक्षा की बात हो, सीसीएल पैटर्न हो और बच्चे सेंटर में हो, टीचर सेकेंडरी रोल में हो। तो नवाचारी कक्षा में भाषा अधिगम किस आधारित होना चाहिए? व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास। देखिए, ड्रिल और अभ्यास एक निगेटिव एलिमेंट है, यह बच्चों को एक तरह से मशीनरी सिस्टम की ओर ले जाता है, मशीन की तरह व्यवहार करने के लिए सिखाता है। शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य सामग्री को पढ़कर, टीचर ने जो पाठ्य पुस्तक सुझाई है आप उसे पढ़िए नहीं। यह मान्यता है कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थियों को भाषा सिखाएंगे। भाषा तो तब भी सीखी जाती है जब शिक्षक नहीं सिखाएंगे, परिवेश से सीख लेगा ना। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। बिल्कुल, यह आपके विकल्प सही है कि पूर्व अनुभव को आधार बनाइए, प्रामाणिक कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान की खोज करिए। देखिए, हर स्टूडेंट विद्यालय जब आता है तो काफी कुछ सीख करके आता है, अपने परिवेश से, माहौल से, समाज से लेकर के आता है। तो जब आप उसको नई जानकारी देना चाहते हैं तो आप उसके पूर्व ज्ञान को क्या करेंगे, बेस बनाइए, आधार बनाइए और उसके आधार पर प्रमाणिक तथ्यों के द्वारा कोई बाजारू सूचनाएं मत दे दीजिए, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क बहुत सेंसिटिव होता है। आप कुछ भी सिखाएंगे बच्चा सीख जाएगा। तो जो ऑथेंटिक मटेरियल है, जो प्रमाणिक चीजें हैं, उन चीजों को नवीन तरीके से, नए तरीके से देने की कोशिश करिए, तो नए ज्ञान को बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन आधार क्या बनाना होगा आपको, बच्चों के पूर्व के अनुभव को। तो इस तरह से आपके प्रश्न संख्या 15 का जो उत्तर हो जाएगा वह 4 नंबर होगा। ये गलत है, ये गलत है, तो 15 का 4। यह हमारे आज का सेगमेंट का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे। हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ और दूसरे तीसरे विषयों के प्रीवियस पेपर के साथ। आपको जिन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं और अपना फीडबैक जरूर दें। फीडबैक हमें अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए
एक तरह से कारगर साबित होता है। तब तक के लिए थैंक्स।